ओके लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। ये देखिए एक्सरसाइज 1.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है √5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। सेकंड में 3 + √25 इरेशनल प्रूव करना है। थर्ड में आगे के ये 4-5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चन है, उसमें अलग अलग सेक्शन है आगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करने हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको जब भी सॉल्व करना है तो 2 बातें पहले ध्यान में रखना है। वो 2 बातें हमें याद होनी चाहिए और उनकी समझ होनी चाहिए। पहली बात कौन सी है? को प्राइम वाली। और दूसरी बात है a² और a वाली। ये को प्राइम वाली क्या बात है और a² a वाली क्या बात है? अगर ये दोनों बातें पता होगी तो हम उस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रश्न होंगे तो उनको हम अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जिसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए फर्स्ट चीज़ है को प्राइम वाली। ये क्या है? इसको समझना है एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 28/60। ये एक नंबर है। क्या इस नंबर को और सॉल्व किया जा सकता है और इसको छोटा रूप में लिखा जा सकता है? कैसे लिखा जा सकता है? 28 एक इवन नंबर है, 60 भी एक इवन नंबर है, दोनों 2 से डिविजिबल है। मतलब कि जो नंबर 2 है, ये 2 जो नंबर 2 है ये दोनों को डिवाइड कर सकता है, 60 को भी डिवाइड करता है और 28 को भी करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 28 और 60 ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। वो क्या है? 2। 2 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट? 28 एंड 60। है कि नहीं? है, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है और 2 से बड़े हैं तो 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 दोनों को काटता है, काटिए ना 2 से। जहाँ तक कटता है वैसा काटना है। मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम या कोई फ्रैक्शन अगर इस रूप में दिया गया है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमको 2, 3, 5 ऐसे प्राइम नंबर से ट्राई करते रहना है जब तक कि वो कटे। ये 2 से कटता है तो ऊपर कितना आ जाएगा? 14। ये भी 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 से कटने के बाद ये आ जाएगा 30। तो इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 14/30। अब देखिए 14 भी एक इवन नंबर है और 30 भी इवन नंबर है। मतलब ये अभी तक और आगे सॉल्व हो सकता है। 14 का और 13 का एक कॉमन फैक्टर है 2। 14 और 13 का कॉमन फैक्टर क्या है? 2। ये हम अलग से निकाल के भी देख सकते हैं कि 14 के फैक्टर निकालो, फिर 30 के फैक्टर निकालो, फिर देखो कि कॉमन फैक्टर क्या क्या। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। दोनों इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल होंगे। मतलब जो नंबर 2 है वो 14 को भी डिवाइड कर सकता है, 30 को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है। तो इसको फिर से काट देते हैं अपन 2 से। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 × 14। इसको भी 2 से काटेंगे तो 15 हुआ। तो अगला आंसर क्या आ गया? 7/15। अब ट्राई कीजिए, क्या 7 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर है? 2 है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 3 15 का है लेकिन 7 का नहीं, मतलब कॉमन नहीं है। 5 नहीं है, 7 नहीं है। आगे ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो प्राइम फैक्टर बने और जो कॉमन बने दोनों का। इसका मतलब इस स्टेज में, शुरू में स्टेज क्या थी? 28/60। ये सॉल्व होते होते इस स्टेज में आया तो ये हमारा r/s होगा। जो कोई भी नंबर होगा r/s इंटीजर, 28 के इंटीजर और 60 इंटीजर। आगे हम जब भी सॉल्व करेंगे तो r/s वाली पोजीशन ये है, ये स्थिति। इस स्थिति से इस स्थिति में हम आएंगे। ये स्थिति है a/b की स्थिति। क्या है? a/b की स्थिति। जब ये नंबर आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें 7/15 को जहाँ भी यूज़ करेंगे 7/15 ही लिखना है। उसको और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2, 3, 5 किसी से भी ये नंबर कटता नहीं। और ये अगर ये नंबर 7 से कटता तो ये नहीं कटता, ये नंबर 3 से और 5 से कटता है तो ये नहीं कटता। तो आपको काटना है कॉमन लेके। कॉमन लेके काटने का मतलब होता है कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं कटता है। नहीं कटता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस स्थिति में नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर। जब नो कॉमन फैक्टर हो तो उस वक्त ए और बी को को प्राइम बोला जाता है। को प्राइम। यहाँ पर ए और बी क्या है? को प्राइम है, मतलब एक दूसरे के प्राइम है। 7 के रेस्पेक्ट में 15 प्राइम है और 15 के रेस्पेक्ट में 7 प्राइम है, इसीलिए इनको को प्राइम बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि को प्राइम क्या होता है। तो आपको एक एज्यूम, जो r/s की स्थिति एज्यूम करेंगे और लास्ट में अपने को प्राइम वाली स्थिति पे आके रुकना है। उस पोजीशन पे रुकना है जब हम को प्राइम में आ जाएं, ताकि हम कोई भी कॉमन फैक्टर का चांस ना छोड़ें। ये हमारी पहली अप्रोच होगी। a/b जो है
इस पोजीशन में ए और बी दोनों के को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। एक बार फिर से 28/60 को सॉल्व किया, 14/30, 7/15, इन दोनों के कॉमन फैक्टर थे, इसलिए 28 और 60 को प्राइम है क्या? नहीं है। 14 और 30 मिला, 14 और 30 का भी एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया। कॉमन फैक्टर मिल गया मतलब दोनों एक दूसरे के को प्राइम नहीं है। तो आगे सॉल्व किया हमने तो 7/15 आ गया। अब 7/15 को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को कट कर सके। जब कॉमन फैक्टर ना मिले तो उस स्थिति में उसको को प्राइम बोला जाता है। तो ये समझ गए को प्राइम वाली कंडीशन क्या है। ये कंडीशन हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज को जब भी सॉल्व करेंगे। तो को प्राइम क्या है? r/s को a/b में कन्वर्ट करना। r/s शुरू में कोई भी इंटीजर का एक फॉर्म r/s हो सकता है। इसको सॉल्व करते करते a/b में पहुंचना, और a/p जो है को प्राइम की स्थिति है। आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब a और b का ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके। क्लियर? अब देखिए a² और a/p क्या है, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक नंबर है 3, लेट 3 इज ए नंबर। तो 3 एक नंबर है जिसको मैं प्राइम नंबर बोलता हूँ। p क्या? एक प्राइम नंबर मेरा क्या है? 3। और मेरे पास एक a² है, वो a² क्या है? 36 है। a² इज व्हाट? 36। ऑब्वियसली ये 6 का स्क्वायर है। a क्या है? 6 का स्क्वायर क्या है? 36। तो a² 36। एक थ्योरम हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर कोई मेरा प्राइम नंबर p a² को डिवाइड कर सकता है, मतलब कि 36 को अगर 3 डिवाइड करता है, 36 क्या है? a²। p क्या है? प्राइम नंबर। 36 को अगर 3 डिवाइड कर सकता है a² p को, तो ये a को भी डिवाइड करेगा। इधर नीचे लिखने का मतलब है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक इंटीजर आएगा। इंटीजर आने का मतलब है कि वो डिवाइड कर सकता है डिवाइड। a² को करता है। इसका मतलब ये कन्फर्म है, ये 100% गारंटी है कि ये a को भी डिवाइड करेगा, मतलब कि 6 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं? 2 आया आंसर। अगर कोई प्राइम किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है a, उसके स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है तो उस इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये है थ्योरम। a एक पॉजिटिव इंटीजर है, p एक प्राइम नंबर है। को प्राइम उस स्थिति में a/b में जाना है जहाँ ये आगे और सॉल्व ना हो सके। मतलब ऐसा कोई भी नंबर 2, 3, 5, 7, 11 किसी से भी ये दोनों कट नहीं सकते। मतलब इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड मतलब एक थ्योरम हो गई, कंडीशन नहीं, इसको ध्यान में रखना। a² p वाली थ्योरम हो गई कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है a जिसका स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है तो वो a को भी डिवाइड कर सकता है, वही प्राइम नंबर। ठीक है, एक प्राइम नंबर होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, पॉजिटिव इंटीजर है मेरा 6 के स्क्वायर को 33 ने अगर डिवाइड किया तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा। ये कन्फर्म है। ये 2 हो गए रूल। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान है। 2 रूल पता चल गए, बस ये 2 रूल अप्लाई करो और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो। देखो अब लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में √5 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन है, जब भी आप शुरू करें तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखें इसके कॉन्ट्रेरी से शुरुआत करें। जो लिखा गया है उसका उल्टा करें। लेट √5 इज रैशनल, ये मान लीजिए। ये स्टेटमेंट हमने मान लिया, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे देना है। लेट √5 इज रैशनल, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए तो √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। √5 के r/s के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है कि नहीं? कोई भी r और s एक इंटीजर है, जहाँ पर यहाँ आप लिख दें ऐसा, इस तरह से लिखें, फिर एक मैथ्स का लैंग्वेज लिखें r/s, r इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एंड s नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन ज़रूर लिखें।
आर और एस क्या है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे ऐसे जिसमें एस जीरो नहीं है, उनके रेशियो के रूप में रूट 5 एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि हमने माना है कि रूट 5 इज रैशनल। रैशनल का मतलब ही ऐसा होता है आप किसी नंबर को दो नंबर के रेशियो के रूप में प्रोड्यूस कर सकें, दो इंटीजर के रेशियो के रूप में। आर एक इंटीजर है, एस भी इंटीजर है, उनका रेशियो के रूप में हमने आर रूट 5 को प्रोड्यूस किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं। अब देखिए आर बाई एस को सॉल्व किया जा सकता है। आर बाई एस कैसा भी हो सकता है, जैसा कि अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने 14/60 का एक एग्जाम्पल लिया, तो हम आर बाई एस को सॉल्व करेंगे आगे। कुछ ऐसा होगा दोनों में 2, 3, 5 या ऐसा किसी प्राइम नंबर से, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, आगे सी बाई डी की फॉर्म आएगी, फिर दोनों कटेंगे, लास्ट में एक ए बाई बी की फॉर्म। हम मानते हैं कि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये को प्राइम के स्टेज में पहुंच गया। इसलिए अगला स्टेप हुआ रूट 5 इज ए बाई बी, जहाँ ए बाई बी इक्वल टू आर बाई एस है, बट ए बी आर को प्राइम। मतलब आर बाई एस को हमने और आगे सिंपल तरीके से सॉल्व किया, 2, 3, 5 ऐसे प्राइम फैक्टर से सॉल्व किया, दोनों को काटा, काटने के बाद एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला? ए बाई बी। जो ए बाई बी जो है वो मैथमेटिकल रूप से आर बाई एस के इक्वल रेशियो का है। जो आर बाई एस को सॉल्व करेंगे वही ए बाई बी के रूप में मिलेगा। वहाँ पर हमने देखा था कि नहीं, 28/60 का वही वैल्यू होती है जो 14/15 को, दोनों को 4 से काट दीजिए, 7 4 जा 28 और 15 4 जा 60 होता है कि नहीं, 7/50। तो रिजल्ट दोनों का सेम होता है, बट फ़र्क क्या है कि ये दोनों को प्राइम है, मतलब ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखें। तो यहाँ लिख दें आर बाई एस ए बी एंड वेयर ए बी आर को प्राइम। ओके, ए बी क्या है? को प्राइम, ऐसा लिख दिया हमने। अब क्या करना है, रूट 5 इंटू बी इक्वल टू वाट? ए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग, ऐसा लिख दीजिए, स्क्वायरिंग। स्क्वायर करते ही आपको क्या मिलेगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिला। 5b स्क्वायर बराबर क्या मिला? ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5। b बराबर क्या हुआ? b स्क्वायर बराबर क्या मिला? ए स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, यह उस चीज़ को आप ऐसे नीचे लिख भी सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर को सॉल्व करता है। ए कोई इंटीजर था और उसके स्क्वायर को कौन सॉल्व कर रहा है? एक प्राइम नंबर। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है। और बी क्या है? बी भी एक इंटीजर है। अगर बी एक इंटीजर है, जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, को प्राइम बट दे आर इंटीजर ना, आर बाई एस को अगर सॉल्व किया है तो इवन ए और बी भी पॉजिटिव इंटीजर ही हैं। को प्राइम है तो क्या हुआ? आर बाई एस भी तो इंटीजर है, फैक्टर्स तो नहीं है, फ्रैक्शंस तो नहीं है ना। तो इंटीजर का स्क्वायर क्या हुआ? इंटीजर। और ए स्क्वायर, ए कोई इंटीजर है, उसका स्क्वायर को अगर प्राइम नंबर से डिवाइड किया तो इंटीजर मिला। इसका मतलब फ्रैक्शन तो नहीं मिला। इसका मतलब है कि प्राइम नंबर जो पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। हम अपनी वो वाली थ्योरम लगाएंगे, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। इसलिए 5 विल डिवाइड ए आल्सो। ओके, तो ए बाई 5 भी एक इंटीजर होगा। ए बाई 5 भी क्या होगा? इंटीजर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर, ए एक इंटीजर था और उसके स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि 5 इज फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ ए। ये स्टेटमेंट नंबर हो गया 2। इसको स्टेटमेंट नंबर 2 लिख दें। ए स्क्वायर को डिवाइड किया, कैसे पता चला कि डिवाइड किया है? क्योंकि सामने एक इंटीजर आ रहा है। आप किसी नंबर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और सामने इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये उसको डिवाइड कर रहा है। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है जिसको हमने प्रूव किया। ए को डिवाइड करेगा मतलब क्या है? 5 इज फैक्टर ऑफ ए। 5 क्या है? 5 इज फैक्टर ऑफ ए। ये स्टेटमेंट नंबर हो गया 2। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम ए को 5 डिवाइड करता है, 5 जो है वो ए को डिवाइड कर सकता है। मतलब 5 से अगर ए में भाग दिया जाए तो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू मिलेगी। उस इंटीजर वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। क्या बोल दिया हमने? सी। लेट, यहाँ पर एक चीज़ और मानना है, सी इज इंटीजर। यहाँ पर लिखना है वेयर
सी इज़ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ही वैल्यू आएगी, क्योंकि सॉल्व भाई ये डिवाइड करता है ना, किसी चीज़ को डिवाइड करने को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी इक्वल टू सी, सी इज़ इंटीजर, इसका मतलब है कि a 5 को डिवाइड करता है, यही होती है ना बात। किसी चीज़ को कोई डिवाइड करता है, मैंने यहाँ लिखा 5 विल डिवाइड a आल्सो, a को भी डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इंटीजर आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं है। तो a बाई बी क्या है, a बाई 5 क्या है, c। इसको और तरीके से सॉल्व कीजिए, a इक्वल टू 5c स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू तो ये है, 5b स्क्वायर है, हमें पता है, बस उसको यहाँ ले आना है। हमें कुल मिला के ऐसा करना है कि a का एक फैक्टर 5 हमें मिल गया है, बराबर। अब हमें यही बात सिद्ध कर देनी है कि b का भी एक फैक्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर आना है a बाई बी के रूप में। हम यहाँ क्या बोल चुके हैं, a और b को प्राइम है, हमें धीरे धीरे इस बात को प्रूव कर देना है कि a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। हम यहाँ आधी बात तक तो आ चुके हैं, 5 इज़ फैक्टर ऑफ a। अगर हम यही बात अब प्रूव कर दें, a का फैक्टर तो 5 है, b का भी फैक्टर 5 है, ये बात भी प्रूव कर दें तो 5 क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन आपने बोला है कि ये को प्राइम है, मतलब दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो निकल रहा है, बस इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, अपने आप जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर मिला। अब a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए, तो ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। c क्या एक इंटीजर है, हमें b के रूप में रिलेशन प्राप्त करना था, हमें दोनों को क्या करना था, एक रिलेशन फाइंड आउट करना था। 5 से 5 काट दीजिए तो वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। c स्क्वायर एक इंटीजर है, c एक इंटीजर था तो c स्क्वायर भी एक इंटीजर। b स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड करता है आंसर c आता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्राइम नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो b को भी डिवाइड करेगा, b को भी एक डिवाइड करेगा, जहाँ पर d एक इंटीजर है, d क्या एक इंटीजर है। b स्क्वायर बाई 5 का मतलब क्या है, अगर मेरा 5 जो प्राइम नंबर है किसी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उस इंटीजर को भी वो डिवाइड करेगा और रिजल्ट भी एक इंटीजर आएगा d। कैसे पता चला कि डिवाइड कर रहा है, कि मेरे को c स्क्वायर मिला, c स्क्वायर क्या है, इंटीजर है ना। तो b स्क्वायर को उसने डिवाइड किया, इसका मतलब b को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। इसका मतलब है जो 5 है, जो वैल्यू 5 है वो b को भी डिवाइड करता है, तो b हैज़ ए फैक्टर, b हैज़ ए फैक्टर एज 5। ये स्टेटमेंट नंबर कितना हो गया, 3। अब कंपेयर कीजिए, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है, 5 इज़ फैक्टर ऑफ a। क्यों बोलता है, क्योंकि a को डिवाइड कर सकता है। कैसे पता चला, a स्क्वायर बाई 5 इंटीजर आया था, इंटीजर था ना b स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 5 मतलब a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा मतलब क्या है, वो 5 जो है वो a का फैक्टर है, 5 इज़ फैक्टर ऑफ a, प्रूव हो गया। दूसरी जगह हमने क्या किया, a बाई 5 को डिवाइड करके c एक इंटीजर वैल्यू हमने इसको मान लिया, लेट a बाई 5 इक्वल टू c, क्योंकि a को डिवाइड कर सकता है ना, वहाँ पे लिखा, तो a इक्वल टू कितना हो गया 5c। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू हमें b के रूप में पता थी, हमें कुल मिला के b की वैल्यू, b का फैक्टर 5 है ये प्रूव करना था, तो यहाँ कहीं ना कहीं b को लाना था, इसलिए हमने a स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर की जगह हम 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब b स्क्वायर और c स्क्वायर में रिलेशन आ गया, b स्क्वायर और c स्क्वायर में रिलेशन आया, दोनों को 5 से काटा, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, 5 नीचे भेजा, मतलब मेरा प्राइम नंबर जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और आंसर आ रहा है एक इंटीजर। मतलब कि अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता तो b को भी डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करेगा वैल्यू इंटीजर के रूप में लाएगा, इसको ऐसे ही लिखा, d इज आल्सो इंटीजर। b को 5 डिवाइड करेगा मतलब b का भी एक फैक्टर है 5। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि 5 जो है वो a का फैक्टर है, स्टेटमेंट 3 बोलता है कि जो 5 जो है वो b का भी फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ कि 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। भाई a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इसका मतलब ये होगा a और b आर नॉट को प्राइम, वो को प्राइम नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ये दोनों को प्राइम है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते, a बाई बी लास्ट स्टेज में है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ हम इस रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि ये दोनों को प्राइम है, तो ये स्टेटमेंट नंबर हो गया 4।
अब आप लिखिए स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा क्या था, इसको भी कुछ बोल सकते हैं, स्टेटमेंट नंबर 5 बोल सकते हैं, या शुरू में एक नंबर देना चाहिए था, 1A बोल सकते हैं, 1A ऐसा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज कॉन्ट्राडिक्ट टू स्टेटमेंट नंबर 1A। 1A में हमने क्या बोला, ए और बी आर को प्राइम। इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए और बी, आर बाई एस को सॉल्व करते करते ए और बी के रूप में गए और ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दे आर को प्राइम। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें पता चला कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया स्क्वायर वाली थ्योरम से, क्योंकि स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला ए को भी करता है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो बी को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से हम दोनों के बीच में रिलेशन ले आए। जब रिलेशन ले आए तो हमें पता चला कि वो दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। 5 क्या आ गया, दोनों का कॉमन फैक्टर है ए और बी का। अगर वो दोनों का कॉमन फैक्टर है वो दोनों को प्राइम नहीं है। तो 4 एंड 1A, ये स्टेटमेंट नंबर मेरा 1A है, जहाँ पर मैंने लिखा ए और बी आर को प्राइम, आर कॉन्ट्राडिक्ट, एक दूसरे के विरोधाभास हैं। कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट उल्टे हैं। ये क्यों आया, अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिख ली है, दिस हैपन्ड बिकॉज ऑफ वन इनकरेक्ट एजम्पशन। वन इनकरेक्ट एजम्पशन, दैट एजम्पशन व्हाट, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, रूट 5 इज रैशनल। ये मेरा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट था, मैंने ऐसा एज्यूम किया तभी मैं इस रिजल्ट पे आया, तभी तो इस रिजल्ट पे आया और उससे मेरे को ये रिजल्ट मिला ए और बी आर को प्राइम। जब मैं इसको आगे सॉल्व करते 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 लास्ट में गया तो पता चला ए और बी आर नॉट को प्राइम, उन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। तो वो स्टेटमेंट इसके कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, गलती कहीं कहाँ हुई, गलती कहीं ना कहीं हुई कि शुरू का स्टेटमेंट नंबर 1 जो हमने एज्यूम किया है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो हमने एज्यूम किया है वो गलत था। स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा क्या था, ये रूट 5 इज रैशनल, ये मेरा एजम्पशन गलत था। पता चला ना। स्टेटमेंट नंबर 4 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 क्या, ए और बी आर नॉट को प्राइम, यहाँ से पता चला। स्टेटमेंट नंबर 1A मेरा ये रहा, 1A ये स्टेटमेंट है, ए और बी आर को प्राइम, यहाँ पर बोल रहा नॉट को प्राइम, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है। दिस हैपन्ड बिकॉज ऑफ जस्ट वन इनकरेक्ट एजम्पशन, स्टेटमेंट नंबर 1 ये मेरा इनकरेक्ट था। तो फिर करेक्ट क्या है, हेंस सबसे लास्ट में लिखना है, हेंस करेक्ट स्टेटमेंट इज रूट 5 इज इर्रेशनल। इसका उल्टा है भाई, जब रैशनल नहीं है तो दूसरा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो फाइनली आपको लिख देना कि रूट 5 इज इर्रेशनल, हेंस प्रूव्ड। प्रूव कैसे हुआ, शुरू में हमने उल्टा मान लिया रैशनल, उससे हमको जो रिजल्ट मिले वो उल्टे ही उल्टे मिले। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था, हमने जो एज्यूम किया रैशनल वो गलत था। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, रूट 5 इज इर्रेशनल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये होगा तरीका। अब आगे के जो हम सॉल्व करेंगे ना वो इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं बराबर स्टेटमेंट लिखूंगा और उसके आगे आगे प्रूव करता रहूँगा, तो वो जल्दी हो जाएंगी। ये पहले वाले में इसीलिए टाइम लगा क्योंकि हमको सारे 2 थ्योरम समझने थे, फिर उनको अप्लाई करना था, फिर निकालना था कि वो दोनों कैसे प्रूव होते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो अप्रोच क्या हुई, शुरू में आप उसका उल्टा मान लें, फिर आप उनको लिख दें कि ए बाई बी के को प्राइम के स्टेज में लिख दें कि उन दोनों के आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। फिर आप प्रूव कर दें कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, प्रूव करके लिख दें कि वो जो है वो दोनों को प्राइम नहीं है। ठीक है, शुरू में बोले थे कि वो को प्राइम है और बाद में बोले कि वो को प्राइम नहीं है। ऐसा अगर प्रूव कर दें तो हमारा जो स्टेटमेंट जो हमने शुरू में माना था वो गलत हो जाएगा। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोलते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड उसका है। तो क्या इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, रिजल्ट विल बी इर्रेशनल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको डिवाइड करो, प्लस करो या माइनस करो, सब में रैशनल के साथ अब कुछ भी करेंगे वैल्यू इर्रेशनल आएगी। अब यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 इज़ इर्रेशनल, ये हमको प्रूव करना। रूट 5 क्या इर्रेशनल, तो 2 रूट 5 भी इर्रेशनल होगा क्योंकि उसको आपने मल्टीप्लाई किया है। 2 क्या है रैशनल, रूट 5 क्या इर्रेशनल, इर्रेशनल रूट 5 इर्रेशनल क्यों, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर का अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो इर्रेशनल होती है। इर्रेशनल इंटू रैशनल इर्रेशनल, ये पूरी वैल्यू होगी इरेशनल, ये है रैशनल, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, ये हमको प्रूव करना है।
सबसे पहले आप मान के चलें 3 + 2 √5 इज रैशनल, ये मान लें, लेट एज्यूम कर दिया, चलो भाई कुछ नहीं, रैशनल मान लिया हमने। बाद में हमारे कुछ रिजल्ट आएंगे जो इसके उल्टे आएंगे तो हम बोल देंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट गलत था, स्टेटमेंट नंबर 1 बोल दें इसे, ठीक। अब अगर ऐसा है तो किसी भी रैशनल चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, a/b के रूप में लिखा जा सकता है। हम डायरेक्ट a/b को आज को प्राइम के स्टेज में ही लिखेंगे, ठीक है, इनके आगे कोई फैक्टर नहीं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरत पड़ती है जब सिंगल चीज़ को आप प्रूव कर दें। प्लस माइनस वाले में प्रूव करें तो एक ही स्टेप में हो जाता है, ठीक है। तो a/b क्या है, यहाँ पर a और b आर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये ज़रूर लिखें। मैथमेटिकल लैंग्वेज है, a और b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर i प्लस एंड b नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिख। अब हमें यहाँ से √5 को अलग कर देना है, तो 2 √5 को अलग करेंगे शुरू में पहले, a/b -3, ठीक। और इसको कैसे लिख सकते हैं, a - 3b/b, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब √5 इक्वल टू क्या, a - 3b/2b, ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें a क्या, एक इंटीजर माइनस b अगर इंटीजर था, क्योंकि हमें पता है a और b पॉजिटिव इंटीजर, b अगर इंटीजर था तो 3b भी एक इंटीजर होगा, ये इंटीजर i1, ये इंटीजर i2, और 2b भी एक इंटीजर होगा, ये i3। इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इंटीजर 1 माइनस इंटीजर 2 डिवाइडेड इक्वल टू कुछ इंटीजर सम से इंटीजर 4, ये इंटीजर 3 से सम वैल्यू विल बी r/s। a क्या है, इंटीजर, b क्या है, इंटीजर, इंटीजर का 3 टाइम्स भी इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर एक इंटीजर ही आएगा, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही होता है। और नीचे b इंटीजर है तो b का 2 टाइम्स क्या, वो भी एक इंटीजर होगा। नीचे कुछ और इंटीजर होगा, ऊपर कुछ और इंटीजर होगा, उस इंटीजर को हमने r बोल दिया, इसको s बोल दिया। r/s के फॉर्म में हम इसको ले आए, जहाँ पर r और s दोनों इंटीजर हैं। r और s क्या है, दोनों इंटीजर है। दो इंटीजर के रूप में अगर किसी चीज़ को लिखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, √5 इज रैशनल बोलते हैं कि नहीं, √5 इज व्हाट, रैशनल। जबकि अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि √5 इज इरेशनल, हम इसको रैशनल मान के चले, a/b लिखा, आगे a/b, r/s को a/b को प्राइम में लिख दिया। फिर अब बाद में पता चला a और b दोनों के कॉमन फैक्टर के रूप में आप 5 को प्रूव कर दिया मतलब ये को प्राइम नहीं है, पर शुरू में हमने माना कि वो को प्राइम है, मतलब कि अगर हम इसको रैशनल मानेंगे तो वो दोनों को प्राइम होंगे, लेकिन वो तो को प्राइम नहीं थे, उन दोनों के कॉमन फैक्टर थे। इसका मतलब इसका हमारा रैशनल मानना इसको गलत था। तो √5 क्या था, बट वी नो, यहाँ लिखें, बट वी नो √5 इज इरेशनल, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में क्या प्रूव किया था, √5 इज इरेशनल, यही प्रूव किया था ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि √5 इज रैशनल, ये स्टेटमेंट नंबर 2 दे दें, ठीक है। तो एज पर स्टेटमेंट नंबर 2 आगे लिखें, स्टेटमेंट नंबर 2 √5 इज रैशनल बट इट इज़ इरेशनल। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर आगे लिखें आप, हेंस द रॉन्ग रिजल्ट, हमें क्या मिला, स्टेटमेंट नंबर 2 जो मिला वो रॉन्ग मिला। हमें क्या रिजल्ट मिला, √5 इज रैशनल बट √5 इरेशनल। सो दिस रॉन्ग रिजल्ट वी गॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने यहाँ पर एज्यूम किया ना, लेट वी एज्यूम दैट 3 + √5 इज रैशनल स्टेटमेंट नंबर 1। जो स्टेटमेंट नंबर 1 में हमने माना, एज्यूम किया, वो इनकरेक्ट था। इसका मतलब क्या है, 3 + √5 इज नॉट रैशनल, हेंस इट इज प्रूव्ड 3 + 2√5 इज रैशनल। 3 + √5 क्या है, रैशनल है। हमने 3 + √5 को रैशनल माना, इज इरेशनल। हमने रैशनल मान के हम रिजल्ट में आए कि भाई √5 भी रैशनल है। तो √5 रैशनल है, लेकिन √5 इज इरेशनल, वी नो दैट। तो इसका मतलब दिस हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन इनकरेक्ट एजम्पशन, एक हमारी गलत अवधारणा के कारण ये सिद्ध हुआ कि जो हमने माना वो गलत था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ नॉट करेक्ट।
तो व्हाट इज़ करेक्ट, 3 + √25 इज़ इरेशनल, ये करेक्ट है। 3 + √25 क्या है, इरेशनल है। तो ये वाला था करेक्ट। तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि 3 + √25 क्या है, इरेशनल है। करना कैसे, शुरू में उसका उल्टा मान लेना है। उल्टा मान के हमें 1-2 प्रूफ निकालना है, इसके स्टेटमेंट को उसका उल्टा सिद्ध कर देना है। लास्ट में प्रूव कर देना है कि हमारा स्टेटमेंट जो मानने वाला था वो गलत था। हमें कुछ गलत रिजल्ट मिलेंगे। अगर ऊपर वाला सब सही होता तो आगे भी हमको सही रिजल्ट मिलते हैं। गलत रिजल्ट मिला तो ये किस कारण हुआ है, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ जस्ट वन इनकरेक्ट एजम्पशन। कौन सा एजम्पशन, स्टेटमेंट नंबर 1 वाला। उससे हमें पता चला कि वो जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल, अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का है। प्रूव दैट आर इरेशनल्स 1/√2। पहला ही है, 3 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, 1/√2 को इरेशनल आपको प्रूव करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट एज्यूम 1/√2 इज़ रैशनल। इसको क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। इसलिए 1/√2 क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ऐसा लिखना है आपको, a और b आर पॉजिटिव इंटीजर, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिखना या इंटीजर लिख दें और b नॉट इक्वल टू 0 लिखें। लेकिन क्योंकि हर जो डिनोमिनेटर है इसमें 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, इसीलिए इसको लिखा जाता है। तो √2 इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, b/a आ जाएगा। इसको ऊपर करेंगे ये भी उल्टा हो जाएगा। तो b/a भी क्या है, इंटीजर बाई इंटीजर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू मिल गई। तो √2 कितनी मिल गई, b/a कितनी मिल गई, b/a। अब हम इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये एक इंटीजर है i1 अपॉन इंटीजर i2, इंटीजर बाई इंटीजर है, इसके रूप में प्रूव किया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि √2 इज़ रैशनल, ये हमको मिला। बट वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल है। ये तो 2 स्टेप में ये प्रूव होने वाला है। अब आप इसमें लंबा भी जा सकते हैं कि √2 इज़ रैशनल, तो हम और आगे एक वैल्यू माने और फिर उस लास्ट में 2 स्टेटमेंट निकालें, ए और बी को प्राइम पहले बोलें, बाद में सिद्ध करेंगे ए और बी को प्राइम नहीं होंगे, कॉमन फैक्टर 2 निकल जाए, वो भी आसान है। 2-3 इक्वेशन में वो भी हो जाता है, लेकिन वो हमें पता है, तो उसको यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। √2 इज़ रैशनल, इससे पता चला। बट वी नो दैट √2 इज़ वाट, इरेशनल है। तो इसका मतलब हमारा ये जो रिजल्ट, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टी आए कि √2 इरेशनल हमें पता है, बट हमें मिला कि √2 इज़ रैशनल, यहाँ से मिला। इसका मतलब इट हैपेंड जस्ट दैट स्टेटमेंट, शुरू में हमने जो माना स्टेटमेंट नंबर 1, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, √2 इज़ इरेशनल है, √2 को हमने रैशनल माना है, वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या है, 1/√2 इज़ इरेशनल, यही तो करेक्ट है। वैसे भी रैशनल बाई इरेशनल इरेशनल ही होता है, मैथमेटिकल फॉर्म भी हमें पता है। तो इसका उल्टा माने और लास्ट में इस तरह से प्रूव करें। तो अभी इस क्लास में इतना ही। जो आगे के 2 प्रॉब्लम बच गए वो अगले क्लास में सॉल्व करके हम लोग आगे डेसिमल रीविजिटिंग वाले प्रॉब्लम्स में चलेंगे। इस यूनिट 1 के ऑलमोस्ट आखिरी सेशन में चलेंगे। ओके।